नाइन्थ की स्ट्रेटेजी थी उससे कुछ अलग करके 10th वाली स्ट्रेटेजी जरूर बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम है और सबको उस तैयारी के साथ ही वहां पे जाना पड़ेगा। इस बार आपका कंपटीशन 40 लोगों के क्लास में नहीं है, कंपटीशन आपका सीधा रहेगा। 5 लाख बच्चों के 10 लाख बच्चों के बीच में बोर्ड में कापी आपकी जानी है और वहां कापी आपकी चेक होनी, तो तैयारी भी उस लेवल पे आपकी होनी चाहिए। तो बच्चों ये प्लेटफॉर्म आपको अनावरण क्लासेस का प्रोवाइड करेगा, मेनली साइंस की क्लासेस मैक्सिमम लेवल तक बेहतर कोशिश करने की जाएगी कि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। केमिस्ट्री की क्लासेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेनली आपके लिए। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में जो चैप्टर है उसके पहले कुछ बेसिक केमिस्ट्री जो है वो रिवाइज कर लिया जाएगा 9th की, क्योंकि उसके बिना 10th की केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है, वो बेसिक ही है। तो उन सब के चीजों को लेके आगे हम लोग 10th की केमिस्ट्री को कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो बात है, जो उसकी हिस्ट्री दी गई है, मतलब डॉबर्नियर ट्रेड्स ला, न्यूलैंड्स ऑफ फेब्स ला, मेंडलीफ, अभी इन कंटेंट को हम टच नहीं कर रहे, हम सीधे पीरियोडिसिटी पे आते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे आते हैं। उन कंटेंट का वीडियो हम बाद में देंगे, क्योंकि जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनने हैं, जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है उसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, और वो वाले कंटेंट हम लोग पहले पढ़ते हैं, करेक्ट। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में थोड़ा 2 3 4 चीजें जो पढ़नी है पहले उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है वैलेंसी, क्लियर है, आपके बुक में दिया होगा वैलेंसी। दूसरा आपको एटॉमिक साइज दिया होगा, ठीक है, एटॉमिक साइज। और तीसरा आपका दिया है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये आपको मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखो जो एक्स्ट्रा ये एनसीईआरटी में कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हमें जानना ही पड़ेगा और जरूरी भी है। चौथी हम नोट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आप लोगों ने पढ़ा है, आता सबको है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पांचवा आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और छठा प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सातवां एक और ऐड कर देते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये सारी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर से क्लियर कर रहे हैं, क्लास 10th का ये पॉइंट रहेगा, क्लास 10th के हिसाब से लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। 11th क्लास में भी सेम सिलेबस आपको मिलेगा, पर 11th क्लास का कंटेंट अभी हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा एलेबोरेटेड फॉर्म में है। ये आपको लिमिटेड पोर्शन मिलेंगे जिनको 10th के लेवल पे या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए इसको तैयार किया जा सकता है। वनडे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। ये नोट करके हम वैलेंसी पे चर्चा करने चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो वैलेंसी क्या होती है बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी चीज होती है। वैलेंसी क्या होती है, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सबसे पहले अगर हम इसको एक लाइन में डिफाइन करना चाहें कि बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी होती है, बॉन्ड बनाने की जो क्षमता होती है, उसी को क्या कहते हैं, वैलेंसी, ठीक है। तो बॉन्ड मेकिंग कैपेसिटी, ये ठीक है, बॉन्ड बनाने की क्षमता, कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है, करेक्ट। अब देखो बॉन्ड पे 2 मिनट के लिए चर्चा कर लें आपको, बॉन्ड होती क्या है और किस लिए बनाई जाती है, ठीक है। अच्छा, एक कहावत सुने हो, गांव में अक्सर कहा जाता है कोई लड़का अगर घूमता रहता है इधर उधर, तो उसके माँ बाप क्या कहते हैं, इसकी शादी करा दो। भाई शादी करने से क्या हो जाएगा, उसको पता है शादी करने से कुछ ना कुछ उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है, करेक्ट। तो बॉन्ड जो बनाई जाती है वो सबसे पहले तो बनाई जाती है किसके लिए, गेनिंग स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को पाने के लिए कोई भी एलिमेंट आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और जो बॉन्ड होता है, अगर बॉन्ड बनाना है, किसी से जुड़ना है, तो आपको पता है वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, अगर दो लोगों का जुड़ाव होना जरूरी है तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो जो बॉन्ड होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है, 2 एटम्स के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब जैसे मान लो हाइड्रोजन
और हाइड्रोजन के बीच में जुड़ाव होना है। तो ये जो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रही है, यही क्या है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब डिफरेंट टाइप का बॉन्ड बनाते रहते हैं, उन बॉन्ड्स को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो चैप्टर में आपके नहीं है। तो हमको बॉन्ड के बारे में बस इतना जानना है कि इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। किसके लिए बनाई गई? फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बनाई जाती है। और उस बॉन्ड बनाने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन जो है इसकी क्लास 6 से या 7 से आपके बुक में देखने को मिल जाती है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन ये कही जाती है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंबाइंड विद एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। ठीक है, तो दिमाग में ये रखना, क्या हाइड्रोजन एटम ही होता है किसी के साथ जुड़ता है और सारे एटम्स नहीं जुड़ते? जुड़ते हैं। तो हम हाइड्रोजन के बेसिस पे वैलेंसी को डिफाइन नहीं कर सकते। तो वैलेंसी होती क्या है? तो वैलेंसी ये होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज, गेन और शेयर। याद रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि लूज किए गए हैं, गेन किए गए हैं या फिर शेयर किए गए हैं बाय एलिमेंट फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी और कंप्लीटिंग और ऐसे लिख लेंगे, और फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर ऑक्टेट। ठीक है ना, ये बात हो जाएगी। तो किसी भी एलिमेंट के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए, लूज किए गए, गेन किए गए, किसके लिए? उनके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या स्टेबिलिटी को पाने के लिए, उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? वैलेंसी कही जाती है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करिएगा। अब समझेंगे कैसे कि ऑक्टेट क्या होता है, उसको समझ लेते हैं कि ऑक्टेट क्या होता है। ऑक्टेट समझाते हैं आपको। ऑक्टेट देखो, ऑक्टेट के पहले थोड़ा सा समझाना पड़ेगा वैलेंस सेल क्या होती है। जानते सब लोग होंगे लेकिन उसकी चर्चा हम लोग कर लेते। वैलेंस सेल की बात कर लें तो देखो, कोई भी एक एटम होता था, तो एटम का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे, बीच में होता था क्या? न्यूक्लियस। उसके चारों तरफ पाई जाती थी क्या? शेल्स होती थी, जिनको हम कहते थे ऑर्बिटल्स। करेक्ट है? ठीक है। अब जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होती है, सबसे आउटर मोस्ट शेल जो होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। अब देखो, जैसे मान लो अगर इसका नाम हम कह दें इलाहाबाद, करेक्ट, मान लो ये है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में रहने वाला इंसान क्या कहलाएगा? इलाहाबादी कहते हैं ना, सेम चीज। तो वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जरूर याद रखिएगा। और कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है आउटर मोस्ट में, वही उसकी वैलेंसी को बताता है। इसको वैलेंसी कह सकते हैं, पर याद रखना ये हमेशा करेक्ट नहीं होगी। अभी हम इसको क्लियर कर देंगे। वैलेंसी इसको कह सकते हैं, पर यहाँ पे अगर एक वर्ड लिख दें कि ये मैक्सिमम वैलेंसी है, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। मैक्सिमम वैलेंसी और वैलेंसी में अंतर क्या है, देखो बता रहे हैं। जैसे अगर हम नाइट्रोजन का एलिमेंट लेते हैं, नाइट्रोजन एलिमेंट को, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलो जल्दी से? 7। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो तो 2,5 हो जाता है। अब अगर 2,5 का हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये हो जाता है न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल। फर्स्ट सेल में हमने दो दिया, दो इलेक्ट्रॉन, और दूसरी शेल में दे दिया हमने 1, 2, 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन। करेक्ट है? अब देखो, इसके आउटर मोस्ट यही तो हो गया, ये फर्स्ट सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, यानी कि लास्ट सेल। और लास्ट सेल क्या कहलाती थी? वैलेंस सेल। और लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते थे उनको कहते थे क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4, 5। तो आउटर मोस्ट में यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितने हो गए? 5 हो गए। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी भी कितनी आनी चाहिए? 5। चलो ठीक है, होना चाहिए। लेकिन अब देखो, नाइट्रोजन कभी भी मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है तो 3, यानी कि अपने साथ वो अमोनिया तो देखे होंगे आपने, पर कभी NH5 नहीं देखा होगा। मतलब वो 3 बॉन्ड तो बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड नहीं बना पा रहा, जबकि आउटर मोस्ट में उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 बना सकता है। इसको ऐसे समझो कि अगर किसी के रोटी खाने की कैपेसिटी है 5, करेक्ट, तो उसका मन है कि वो उस दिन 1 खाए, 2 खाए, 3 खाए, 4 खाए या 5 खाए, वो 6 नहीं खा सकता। डिपेंड करता है कि भूख कितनी है।
वो 1 से लेके 5 तक खा सकता है, पर 6 रोटी कभी नहीं खा सकता, क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 5 ही है। सेम चीज कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 हैं, ये 5 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, 5 से कम बनाएगा, ये क्लियर है, या 5 तक बनाएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि उसको जरूरत कितनी है। क्यों? क्योंकि वैलेंसी मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ही वैलेंसी, यानी कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बनाता है, करेक्ट। और बॉन्ड बनाता है तो इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करता है, गेन करता है, या शेयर करता है। ओवरऑल उनका मोटो क्या होता है, ओवरऑल उनका एम होता है कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में किसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे हम स्टेबल हो जाएंगे। अच्छा, तो क्या NH3 में ये स्टेबल हो गए? हाँ, हो गया। देखो N के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, हम दिखा देते हैं, 1 2 3 4 और 1 5 हो गए। इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर लिया? हाइड्रोजन के साथ। तो देखो यहाँ से और यहाँ से कर लिया। एक एक इलेक्ट्रॉन किसका, एक एक किसका है? एक एक हाइड्रोजन का है। तो अब ध्यान से देखना, 2 नाइट्रोजन का, एक 3 एक 4 एक 5, 5 नाइट्रोजन का ऑलरेडी पहले था, 3 उसको किसके मिल गया? हाइड्रोजन का मिल गया। 3 हाइड्रोजन का मिलते ही क्या हो गया? नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के पास हो गया 8, नाइट्रोजन हो गया स्टेबल। और हाइड्रोजन को कितना चाहिए? सिर्फ 2। तो हाइड्रोजन कितने पे स्टेबल होता है? डुप्लेट, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पे ये हो जाता है क्या? स्टेबल। और नाइट्रोजन कितने पे हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन पे। तो 8 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल होने के लिए इसको क्या कह दिए? ऑक्टेट। ठीक है, तो 2 वर्ड याद रखना, ऑक्टेट और डुप्लेट। ऑक्टेट मतलब होता है आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, और डुप्लेट मतलब होता है आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों पे ही स्टेबिलिटी मिलती है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पे भी, यानी कि डुप्लेट कंप्लीट होने पे भी एक कोई भी एलिमेंट स्टेबल हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल हो सकता है, और 8 इलेक्ट्रॉन होने पर भी कोई मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। तो ओवरऑल ये थी क्या? बैलेंसिंग। समझ में आ गया? तो वैलेंसी क्या होती थी? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज, गेन और शेयर ऑन द कंप्लीशन ऑफ देयर ऑक्टेट इज कॉल्ड एज इट्स वैलेंसी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको गिनना है। तो यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे अमोनिया में? तो आप बोलोगे 3। 3 इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो इसलिए उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। यहाँ पे नाइट्रोजन ने 3 की वैलेंसी शो करी, जबकि उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे। उसने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं किया था। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ कितने शेयर हुए थे? 3। तो उसकी हो गई जाएगी वैलेंसी, कितनी जाएगी? 3। अब देखो, अगर हम इसी को और थोड़ा सा एलेबोरेट करते चलें, हालांकि जो आपके लिए बहुत ज्यादा उतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आईसीएससी बोर्ड में वहां पे और ज्यादा दिया होता है, तो उनके कंटेंट के हिसाब से भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो ग्रुप और पीरियड आपको क्लियर होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ऐसे बनी होती है पीरियोडिक टेबल, आपने देखा होगा, क्लियर है? ऐसे ये आपका होता है फर्स्ट डे ग्रुप, ये होता है सेकेंड डे, यहाँ पे होता है थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स ए, सेवेंथ ए। ठीक है, उसके बाद होता है जीरो ग्रुप। इनर्ट गैसेस के पास हमको नहीं आना। इनर्ट गैसेस कभी भी बॉन्ड नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनका पेट भरा होता है भाई, और किसी का भी पेट भरा होता है तो वो खाना नहीं खाता है। उसके आउटर मोस्ट में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, और जिसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन ना तो लूज करेगा, ना गेन करेगा, ना ही शेयर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता हो कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये होता था ना, यहाँ पे क्या होता था? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह। यहाँ पे बोरॉन फैमिली होता था, एल्यूमिनियम होता था, याद है? यहाँ पे होता था कार्बन, सिलिकॉन, इस तरह, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये फिफ्थ ग्रुप में हो जाता था, ऑक्सीजन, और यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे होता जाता था। ठीक है, अब देखो, अगर हम ऐसे ट्रांसफर मूवमेंट देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ऐसे ऐसे इधर से इधर चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो ये मतलब पीरियड की बात हो रही है। ये क्या है? पीरियड है। ठीक है, और टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे चल रहे थे, क्या है? ग्रुप है। ठीक है, तो हम ग्रुप की बात करते जाते हैं। तो ग्रुप के बेसिस पे ये क्लियर हो गया कि अगर टॉप टू बॉटम आ रहे हैं मतलब आप ग्रुप में मूव कर रहे हो, और आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो पीरियोडिक टेबल में आप पीरियड में मूव कर रहे हो। अब पीरियोडिक टेबल को और इलेबोरेट अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम वैलेंसी को खत्म कर रहे हैं। तो अब इसको दिमाग में रखना कि इसी ग्रुप के बेसिस पे वैलेंसी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, और दूसरा विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ठीक है ना? अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स ए, सेवेंथ है। ठीक है, यहाँ पे आता है कौन सा?
लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन के लिए जो वैलेंसी होगी वो फर्स्ट से लेके इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी पहले फोर्थ यानी कि 4 ग्रुप तक तो वो बढ़ती है, लेकिन बाद में उसी रेस्पेक्ट में क्या हो जाती है, घट जाती है। जबकि ऑक्सीजन के लिए वैलेंसी फर्स्ट से लेके 7 ग्रुप तक कंटिन्यू तक क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। यानी कि अगर फर्स्ट ग्रुप के लिए हाइड्रोजन की वैलेंसी देखें तो 1 मिलेगी, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 4, फिफ्थ के लिए फिर से घट के 3 हो जाएगी, छठे के लिए 2 और 7 ग्रुप के लिए 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। इसका एग्जांपल कैसे नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे जैसे Li के साथ एक ही H जुड़ेगा, Be के साथ 2 H जुड़ता है, B के साथ BH3 3 H जुड़ता है, कार्बन के साथ 4 H CH4 हो जाएगा, N के साथ फिर से 3 H NH3 हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ 2 H H2O और F के साथ जैसे HF हो गया, FCl हो गया, ये सब आपने देखा होगा। ठीक है, 7 ग्रुप के लिए वैलेंसी। इसी तरह इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी जब देखना चलेगा ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला बनाने का क्या तरीका, जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट है उसका ऊपर है X और ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा क्या होता है -2। ठीक है, माइनस और प्लस से कोई मतलब, जब फॉर्मूला 9 में बनाते थे याद है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जहां पे X क्या है, X उसका है ग्रुप नंबर, यानी कि फर्स्ट ग्रुप है तो X लेंगे 1 और सेकेंड ग्रुप का कोई एलिमेंट है तो X ले लेंगे 2। जैसे मान लो Li की बात कर ले, तो यहाँ पे एटम कौन हो गया, लिथियम, उसका ग्रुप नंबर लिख लेंगे 1। लिथियम किस ग्रुप का है, फर्स्ट का है, 1 लिख लेंगे। फिर ऑक्सीजन लिख लो, यहाँ पे माइनस लो, माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं। अब 2 का मल्टीप्लाई लिथियम के साथ, 1 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के साथ, फॉर्मूला क्या बन गया, Li2O। ये हो गई किसकी, फर्स्ट के लिए वैलेंसी। अब इसी तरह अगर किसके साथ करें, Be के साथ, तो बेरिलियम इसके ऊपर कितना जाएगा, 2, ऑक्सीजन फिर से 2 इधर इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा, Be2O2, 2 से 2 कैंसिल, बन जाएगा क्या, BeO। देखो इसी के नीचे Mg होता है तो MgO होता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। अब इसी तरह आप थर्ड में बना लेंगे, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में से बनता चला जाता है। ठीक है, ये हो गई क्या ओवरऑल आपकी वैलेंसी। इतना मार्क रखिएगा, इससे ज्यादा कभी भी आपके में कंटेंट में वैलेंसी नहीं पूछेगा। ये हो जाती है वैलेंसी। अब दूसरा जो आपका प्रॉपर्टी पढ़नी है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस लिखिएगा। देखो बहुत ज्यादा खींचना नहीं चाह रहे हैं इसको, बहुत ज्यादा बढ़ा के नहीं, शॉर्ट में आपको तैयार करना है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या कहता है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी एक एटम होता है, ठीक है, एटम का रेडियस इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। लेकिन एटम की खास बात ये होती है, एटम जो होता है हमेशा फ्रीज रहता है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और जिसके पास भी एनर्जी है उसकी स्टेबिलिटी कभी भी हाई, मतलब स्टेबिलिटी वो नहीं होगा, उसके पास नहीं होगी स्टेबिलिटी, हमेशा क्या होगी, लो होगी। जैसे मान लो अगर आपको 2000 रुपए मैंने दे दिया, तो 2000 आपके लिए क्या काम कर रहा है, एनर्जी का काम कर रहा है। 2000 मिलते आपके दिमाग में खुरापात आना शुरू हो जाएगा, भाई तुम रुकने वाले नहीं हो, कहीं ना कहीं निकल लोगे, कुछ काम करोगे, खर्चा कर रहे हो, पढ़ाई में मन नहीं लगना। और जैसे ही 2000 खर्चे हो गए, पता चल जाएगा भाई सब मोह माया है, पढ़ाई कर लो, ये काम है। तो मतलब वो 2000 आपके दिमाग से क्या कर दिया, कहीं आपकी एनर्जी को कहीं और ले गया, मतलब आप स्टेबल है, एक जगह नहीं पाए जा रहे। तो मैगडी जाके खा लोगे, पिज्जा खा लोगे, भाई घूमने टहलने निकलोगे, मूवी चले जाओगे, जो भी करोगे, पर एक जगह आप स्टेबल नहीं हो सकते। तो एटम को क्या किया था, माना जाता है जब भी रेडियस नापी जाती है तो उन 2 एलिमेंट्स को एक साथ लाया जाता है, 2 एटम को, ठीक है, वो यानी कि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्म में लाया जाएगा। उनके 2 जब मॉलिक्यूलर आ गए, जब मॉलिक एटम बदलता है किसमें, मॉलिक्यूल्स में, जब एटम मॉलिक्यूल्स में आ जाता है तो ये मामला उल्टा हो जाता है, उसकी एनर्जी जो हो जाती है वो लो हो जाती है और स्टेबिलिटी तुरंत उसकी बढ़ जाती है। भाई सीरीज बात है, अभी हम तुमको हाथ पैर तोड़वा दें, खाने पीने को दोने, तुम्हारी एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर डाउन हो गई तो तुम क्या हो जाओगे, बिस्तर पे पड़े मिलोगे, मतलब आपके पास स्टेबिलिटी आ गई, एनर्जी खत्म हो गई। तो अब क्या होगा कि इन दोनों के बीच की जो रेडियस है, ये यहाँ से इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी कर जो होती है उसको नाप लिया जाता है और उसका कर दिया जाता है आधा। जैसे आधा करेंगे तो इसका और इसका रेडियस हमको क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो जो रेडियस बनती है, एटॉमिक रेडियस की जो डेफिनेशन आपके सामने आएगी वो क्या बन के आएगी, देखो, इट इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ
2 एटम्स, ठीक है, 2 एटम्स, 2 एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस कहलाता है। इतना दिमाग में रखना। अच्छा, जिसको ये बहुत ज्यादा लग रहा हो कि भाई ये इतना ज्यादा कहाँ पढ़ना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो बस तुम दिमाग में बच्चे इतना रखना कि जैसे मान लो ये है आपका एटम और उसका है न्यूक्लियस, तो ये देख लो उसकी सेल्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड सेल, तो उसके न्यूक्लियस से लेके जो आउटर मोस्ट सेल होगी, जो सबसे बाहरी सेल होगी, उसके बीच की जो दूरी होगी यही कहलाएगी क्या, एटॉमिक रेडियस। इतना दिमाग में शॉर्ट में रखना, यही क्या कहलाएगा, उसका एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। इतना दिमाग में रखना। क्लियर हो गया। अब देखो ये डिफरेंट टाइप की एटॉमिक रेडियस आपको पढ़नी होती है। डिफरेंट टाइप में कौन कौन से आती हैं, जैसे नाम से ही क्लियर तुरंत कर लोगे। इसके टाइप्स अगर देखें, टाइप से पहला देखो आपको मिलेगा मेटालिक रेडियस। अब मेटालिक रेडियस नाम से ही क्लियर है कि मेटालिक रेडियस क्या होता है, मेटल, दो मेटल्स के एटम की रेडियस। दूसरा हो जाता है नॉन मेटालिक रेडियस। नॉन मेटालिक रेडियस क्या होती है, तो नॉन मेटल्स के न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा कर लेते हैं, तो नॉन मेटालिक रेडियस हो जाता है। तीसरा आपका हो जाता है वॉन्डर वॉल रेडियस। वॉन्डर वॉल जो होती है, वॉन्डर वॉल रेडियस ये पाई जाती है किसके लिए, मेनली फॉर गैसेस के लिए, ये भी याद रखना है, गैसेस के लिए वॉन्डर वॉल होती है। और तीसरी यानी कि चौथी आ जाती है आपका आयोनिक रेडियस, आयंस के लिए बात होती है। ये 4 रेडियस होती है, इनको हम बहुत ज्यादा ओपन करके नहीं पढ़ाएंगे, बस नाम में याद रखना। मेटालिक फॉर मेटल्स, नॉन मेटालिक फॉर नॉन मेटल्स, वॉन्डर वॉल फॉर गैसेस, आयोनिक फॉर आयंस। 11th क्लास में क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ओपन करके बताया गया, वो चीजें वहां पढ़ेंगे, आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब देखो जो पीरियोडिक ट्रेंड्स आपको याद रखना है, पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब कि इनका असर पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा हमारे साथ, या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, जैसा भी आपको बेहतर लगे। अब पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब पीरियोडिक टेबल में इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, जब भी हम कभी टॉप टू बॉटम जाते हैं तब क्या असर होता है, और जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब इनका क्या असर होता है। याद रखना, जब भी हम कभी लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर यानी कि हम किसमें मूव कर रहे हैं, जल्दी से बोलो, पीरियड में मूव कर रहे हैं। तो पीरियड में मूव करने पर एटॉमिक जो रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो लगातार घटता चला जाता है, ठीक है। जबकि टॉप टू बॉटम आने पर, टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक रेडियस जो होता है ये क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा समझा देता हूँ बाबू। जैसे देखो लिथियम की बात कर लें, उसके नीचे होता है बेरिलियम, उसके नीचे होता है सोडियम, और उसके नीचे होता है पोटेशियम, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी से बता दीजिए। अगर आपको समझना है, सॉरी 3, और इसमें हो जाता है 11। अब देखो समझाने की बात कर रहा हूँ। 3 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2,1, इसका आ जाएगा 2,8,1, इस पर चलोगे 2,8,8,1 यानी कि 19 पे चले जाओगे, ठीक है। अब देखो अगर इनका स्ट्रक्चर बनना शुरू करें तो लिथियम का स्ट्रक्चर ड्रा कर लो बाबू। जैसे ये हो गया न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल सेकेंड सेल। सोडियम की कर लें, ये हो गए लिथियम और न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल सेकेंड सेल थर्ड सेल, क्योंकि 3 सेल हैं, देख रहे हैं ना। इसमें कितनी सेल बनानी पड़ेगी, 4। अब समझ ही आ गया होगा कि जैसे 4 सेल अगर बना लोगे, यहीं पे बना दे रहा हूँ, ये देखो ये हो गया फर्स्ट सेल सेकेंड सेल थर्ड सेल फोर्थ सेल। अभी मैंने बताया था रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट की दूरी, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट की दूरी, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट की दूरी। तो आपको इन तीनों में सबसे ज्यादा दूरी किसकी लग रही है, ऑफ कोर्स पोटेशियम की। तो इन तीनों में अगर हम एटॉमिक साइज का ऑर्डर आपसे पूछेंगे तो सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका हो जाएगा, पोटेशियम का, फिर हो जाएगा सोडियम का, फिर हो जाएगा लिथियम का। ये ऑर्डर हो जाता है इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। समझ में आ गया। टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा इधर जाने पे ऐसा क्या होता है, जैसे आप लिथियम फिर बेरिलियम फिर बोरान चल रहे हैं, तो लिथियम में 2,1 2,2 2,3 हो रहा है ना। अब देखो तो आप इसमें ध्यान से देख रहे हो, ये हो गया न्यूक्लियस फर्स्ट सेल सेकेंड सेल, न्यूक्लियस फर्स्ट सेल सेकेंड सेल, न्यूक्लियस फर्स्ट सेल सेकेंड सेल नहीं बढ़ रही है, सब में देखो डिस्टेंस क्या हो रही है, सेम है ना। अच्छा डिस्टेंस अगर सेम है, हम ये क्यों कह रहे हैं उनकी रेडियस घटती क्यों जा रही है। अब देखो न्यूक्लियस अपने ऊपर चार्ज कैसा कैरी कर रहा है, पॉजिटिव। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होगा, कैसा होगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। और न्यूक्लियस पॉजिटिव कभी भी निगेटिव को अपने ऊपर क्या करता रहता है, अट्रैक्ट करता रहता है। दो अपोजिट चार्जेस में क्या होते रहते हैं, अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियस इनको क्या करेगा, अपनी तरफ
अट्रैक्ट करता रहता है। तो यहाँ पे एक लोग को अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे तीनों मिलकर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ध्यान से देखो, कैसा आपको नहीं लग रहा है कि कोई ऐसे बीच में कोई पोल बना हुआ है, पोल से बनी हुई कोई चीज है जिसको खींचा जा रहा है। एक रस्सी से खींचो, 2 से खींचो, 3 से खींचो, अगर 3 रस्सी से खींचोगे तो आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच में एक कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगा, तो ये सेल अंदर की तरफ थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, जिसके होने की वजह से ये साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा साइज किसका, लिथियम का, फिर बेरिलियम का, और सबसे कम हो जाएगा किसका, बोरॉन का। ये ऑर्डर इधर मिल जाएगा। तो एटॉमिक ये हो जाएगा आपका टॉपिक क्या, एटॉमिक रेडियस। 2 टॉपिक हो गए आपके खत्म। अब मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, उसको भी देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देखिए मेटालिक कैरेक्टर क्या कहते हैं, मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जो पीरियोडिक टेबल में ये फर्स्ट है और सेकेंड ए वाले हैं, ठीक है ना, ये देखो ये इधर, ठीक है ना, ये कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, 9th में आपने पढ़ा होगा। इनको कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, ये आपका होता है डी ब्लॉक एलिमेंट। और पीरियोडिक टेबल के नीचे आपने देखा होगा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, जिसको कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब दुर्भाग्य या भाग्य कुछ भी समझ लो भाई साहब, यहाँ पे एक आपको बॉर्डर दिखता होगा कुछ ऐसा, ठीक है, वहां पे कलर्ड एलिमेंट लगे हुए होते हैं, उनके इस तरफ नॉन मेटल्स को रखा गया है। पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे नॉन मेटल्स है, इधर सारे क्या है, मेटल्स है, और ये क्या है आपके मेटलॉइड्स। ये कलर्ड पट्टी आपको देखने को मिलती होगी कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे, ठीक है। ये भी सारे क्या है, मेटल्स है, ये भी सारे क्या है, मेटल्स है, यहाँ पे भी क्या रखे गए हैं, मेटल्स है। इनको क्या कहा जाता है, एल्कली मेटल। इनको क्या कहा जाता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स। ये क्या है, इनर ट्रांजिशन मेटल्स, पढ़े ही होंगे हर चीज 9th में, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। कौन से, एफ ब्लॉक वाले। डी ब्लॉक वाले क्या कहलाएंगे, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। इधर देखोगे तो इनको क्या बोला गया, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स। ये क्या कहलाए, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अब देखो, अगर हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो ध्यान से थोड़ा दूसरा बच्चे बताइएगा कि लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो यहाँ पे खूब सारे आपको क्या मिल रहे हैं, मेटल्स, और राइट की तरफ आप बढ़ते रहो तो आपको क्या मिल जा रहे हैं, नॉन मेटल्स। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और जबकि मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। और इसी का उल्टा कर लो, इधर जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो देखने से ही समझ में आ जा रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आप मेटल्स कम होते जा रहे हैं और नॉन मेटल्स बढ़ते जा रहे हैं। और मेटलॉइड्स तो होते हैं ना जिनके पास क्या मेटल्स और नॉन मेटल दोनों कैरेक्टर होते हैं, यानी इनको सेमी मेटल्स भी कहा जाता है। कुछ मेटल्स के कैरेक्टर कैरी करते हैं, कुछ नॉन मेटल्स के कैरेक्टर कैरी करते हैं, ठीक है। इतनी सारी बात आपको अभी ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी के हिसाब से ये सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपकी होती है। इसके आगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम अगले लेक्चर में आपको बता देंगे, अगले वीडियो में बता देंगे। उसी में हम आपको जो आपका पहले का पोर्शन यानी कि डाउवर्नियर ट्रायड्स ला, टूलैंड ऑक्टेव, फ्लावर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, वो भी हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको रिवाइज करिए तब तक। अब इसके बाहर से क्वेश्चन आपको कुछ नहीं आना है, इसके बाहर नहीं पूछ सकता, 10th लेवल पे मैक्सिमम है, ठीक है। इसको रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा और जो भी आपको डाउट्स लगे वो कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।